नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम केंद्रीय नेताओं से मुलाकात के बाद उत्तराखंड वापस लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम मुद्दों पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात में उन्होंने प्रधानमंत्री से राज्य के विकास पर चर्चा की, साथ ही राज्य में चल रही योजनाओं के बारे में उन्हें अवगत कराया। सीएम ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने जोशीमठ प्रभावितों के पुनर्वास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25,000 मकान राज्य को आवंटित हो, इसके साथ ही 125 मेगावाट बिजली प्रोजेक्ट की स्वीकृति और राज्य में वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने की प्रधानमंत्री से मांग की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से क्योंकि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहे हैं उन सभी के बारे में उनको जानकारी दी, कुछ उनसे अनुरोध भी किया है। जो हमारे प्रमुख योजनाएं हैं उन योजनाओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, जैसे जोशीमठ का हमारा मेन पुनर्वास होना है, उसके लिए संबंध में भी उनसे अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लक्ष्य है 25,000 मकानों का, वो हमको आवंटित हो जाए। इसी प्रकार से 3200 किलोमीटर पीएमजीएसवाई की सड़कें बननी है, उसके लिए भी कहा है। इसके साथ साथ 125 मेगावाट बिजली लगभग हमको जो है छोटे प्रोजेक्टों से 25 मेगावाट से छोटे प्रोजेक्टों से हमको मिल सकती है या बन सकती है उसकी योजनाएं, तो उसकी स्वीकृति राज्य को मिल जाए और वंदे भारत एक्सप्रेस जहां से भी सुटेबल हो वहां से एक चलाई जाए। इन सब बातों के लिए मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है। सौंग डैम के लिए भी अनुरोध किया है, निर्मला सीतारमण जी से भी, और रेल मंत्री जी से कुछ नई ट्रेनें चलाने के लिए उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है। टनकपुर से देहरादून की एक ट्रेन, रामनगर से देहरादून की ट्रेन और वंदे भारत के लिए आगे एक्सेसिबिलिटी के आधार पर। वहीं गणतंत्र दिवस परेड 2023 में उत्तराखंड की मानस खंड झांकी को प्रथम स्थान मिला है। इस झांकी को आगामी 18 मई तक राज्य के विभिन्न स्थानों में आम जनता को दिखाया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय परिसर में प्रदेश के जनपदों, ब्लॉक मुख्यालयों और अन्य प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शन लगाने के लिए विधिवत पूजा अर्चना के साथ फ्लैग दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य निर्माण के बाद यह पहला मौका है जब प्रदेश की झांकी को अन्य प्रतिभागी राज्यों के मुकाबले देश में प्रथम स्थान मिला है। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। चारधाम यात्रा 2023 को लेकर तैयारियों को लेकर बैठक सचिवालय में हो रही है। बैठक कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज कर रहे हैं अध्यक्षता। चारधाम यात्रा को सरल और सुगम बनाने पर हो रही चर्चा। बैठक में शासन के उच्च अधिकारी मौजूद, मंदिर समिति, पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद। अधिकारियों को यात्रा से पहले पूरी तैयारी के निर्देश। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज कर रहे अध्यक्षता। चारधाम यात्रा को सरल और सुगम बनाने पर हो रही चर्चा। बैठक में शासन के उच्च अधिकारी मौजूद। चारधाम यात्रा 2023 की तैयारियों को लेकर बैठक सचिवालय में हो रही है। बैठक कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज कर रहे हैं अध्यक्षता। चारधाम यात्रा को सरल और सुगम बनाने पर हो रही चर्चा। बैठक में शासन के उच्च अधिकारी मौजूद। चारधाम यात्रा 2023 की तैयारियों को लेकर बैठक। देहरादून से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बैठक में शासन के उच्च अधिकारी मौजूद। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सचिवालय में यह बैठक हो रही है जिसकी अध्यक्षता सतपाल महाराज कर रहे हैं। सतपाल महाराज उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री हैं और आपको बता दें कि चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर यह बैठक हो रही है। वहीं राज्य में एक बार फिर से कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए नैनीताल जिले में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी भागीरथी जोशी का कहना है कि आईसीएमआर और निदेशालय के दिए गए निर्देशों के आधार पर बुखार, जुकाम, सांस वाले मरीजों को कोविड-19 के टेस्ट कराए जा रहे हैं। साथ ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर भी ध्यान दिया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह से राज्य में कोविड-19 के मामले में एकाएक इजाफा हुआ है। लिहाजा केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक स्वास्थ्य महकमा काम कर रहा है। साथ ही अस्पतालों में भी ऑक्सीजन सहित अन्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया गया है।
कोरोना के कुछ केसेस अभी बढ़ रहे हैं। जो गाइडलाइन आई है आईसीएमआर से और महानिदेशालय से, उसके अनुसार जितने भी आईएलआई के केसेस हैं, जिनको सर्दी जुकाम बुखार की शिकायत है या जिनको सांस की तकलीफ है, उनके कोरोना टेस्टिंग होनी है और उन केसों की आइसोलेट करना है उनको हमें। इसके अतिरिक्त उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, सिम्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स हैं, सिर्फ उन्हीं की टेस्टिंग है। देश की गाड़ी देश की वहीं थराली विकासखंड के रायकोली गांव के पौराणिक नारायण मंदिर में आज से श्री राम कथा का आयोजन शुरू हो गया है। कथा का आयोजन 14 अप्रैल तक किया जाएगा। श्रद्धालुओं ने थराली स्थित बेतालेश्वर मंदिर से नारायण मंदिर रायकोली तक भव्य कलश यात्रा में शामिल होकर श्री राम कथा के शुभारंभ में प्रतिभाग किया। वहीं इस पौराणिक नारायण मंदिर में श्री राम कथा के शुभारंभ के साथ ही गुरुकुल संस्कृत एवं संगीत विद्यालय का भी शुभारंभ किया गया। लोगों ने यहां गुरुकुल की स्थापना होने पर हर्ष जताया है। यहाँ पर स्थापित की जा रही है, जो कि जो है पूरे महोत्सव के दौरान जो है अखंड ज्योति यहाँ जलती रहेगी। साथ ही जैसा कि आपको जो है व्यास जी ने बताया, यहाँ पर जो है उनके द्वारा, उनके माध्यम से, सौजन्य से संस्कृत विद्यालय एवं संगीत विद्यालय की स्थापना की जा रही है। मैं उनका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है श्री नारायण मंदिर के जो है स्थल को इसके इच्छुक जो है पाया। भाग्य है कि आज हमारी ग्राम पंचायत सिनीतली के श्री नारायण मंदिर नारायणधार रायकोली स्थित जो है मंदिर प्रांगण में श्री राम कथा का महोत्सव आज दिनांक 5 अप्रैल 2023 बुधवार से शुरू किया जा रहा है। सर्वप्रथम कथा से पूर्व आज आप देख रहे होंगे कि भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया है। आज से यहाँ पर बद्री नारायण संस्कृत विद्यालय का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में श्री राम कथा का आयोजन समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासियों के द्वारा किया जा रहा है। और ये क्षेत्र ग्राम रायकोली, नारायणधार, पिंडर घाटी, थराली में मां बदान की जो भूमि है, भूमि में सुंदर बद्री नारायण संस्कृत विद्यालय का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसमें कि विद्यार्थियों को संस्कृत की शिक्षा, संगीत की शिक्षा एवं समस्त शिक्षाएं दी जाएंगी। वहीं लालकुआ में श्री नित्यानंद प्रभु पाद आश्रम गोधाम हल्दू चौड़ में हनुमान जन्मोत्सव विराट और भव्य बनाने की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। इसके तहत सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक 16 करोड़ हरि नाम जाप कर प्रभु हनुमान को अर्पित किए जाएंगे। जगदीश होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में गोधाम हल्दू चौड़ के प्रबंधक रामेश्वर दास ने बताया कि अखंड श्रीमद् भागवत का मूल पाठ अपने आप में आराधना का सर्वश्रेष्ठ साधन है। विशेष तैयारियां चल रही है। 1200 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 1600 लोगों को आना है। कम से कम 16 करोड़ नाम होना है। एक व्यक्ति 1 लाख नाम लेगा, तो सुबह 10 से 8 घंटा आदमी साधना करेगा, इस नाम को जप करेगा, समझेगा, इसका अनुभव लेगा आत्मा में कि मैं स्वयं भगवान का अंश हूँ, मेरे में सारी शक्तियां भरी पड़ी है, सारी गुण मेरे अंदर है, लेकिन वो अज्ञानता से ढके हैं। जैसे शीशा धूल से ढक जाता है, शीशा साफ करते हैं तो चेहरा दिखाता है। वहीं उधमसिंह नगर जिले के किच्छा क्षेत्र में कांग्रेसियों के बीच चल रही गुटबाजी का मामला चर्चा का विषय बन गया है। कांग्रेस के तमाम पदाधिकारियों ने एसडीएम प्रशासन को ज्ञापन देकर राजीव गांधी कम्युनिटी हॉल में संचालित नगरपालिका के भवन को खाली कराने की मांग की है। किच्छा में एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा को ज्ञापन सौंपते हुए कांग्रेसियों ने कहा कि राजीव गांधी कम्युनिटी हॉल का निर्माण जनता के सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए कराया गया था, लेकिन पालिका प्रशासन द्वारा कम्युनिटी हॉल की ऊपरी बिल्डिंग पर अवैध रूप से कब्जा कर नगरपालिका के कार्य संचालित किए जा रहे हैं। किच्छा में कांग्रेस प्रदेश सचिव संजीव कुमार सिंह, पूर्व दर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर हरीश पुनेरू, कांग्रेस के पूर्व नगर अध्यक्ष अरुण सनेजा समेत कई लोग एसडीएम के कार्यालय पहुंचे और वहां पर ये मांग की। उनका कहना था कि जगह कम होने के चलते आम जनता को दिक्कतों का सामना करना पड़ता। वहीं कांग्रेस पदाधिकारियों ने एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा को ज्ञापन देकर 15 दिनों के भीतर कार्रवाई किए जाने की मांग की।
आपको बता दें कि किच्चा नगर पालिका परिषद में कांग्रेस के चेयरमैन दर्शन कोहली का कब्जा। ऐसी स्थिति में कांग्रेसियों द्वारा अपनी ही पार्टी के नगर पालिका चेयरमैन के खिलाफ ज्ञापन ले जाने से मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। कुछ महीने बाद नगर पालिका के होने वाले चुनाव में भी कांग्रेस की इस गुटबाजी का नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। आपसी गुटबाजी के चलते लगातार पार्टी के कमजोर होने के बावजूद भी कांग्रेस इससे कोई सबक नहीं ले रही है। एसडीएम कार्यालय हम लोग ये कम्युनिटी हॉल जो है आम जनता के लिए नारायण दत्त तिवारी गवर्नमेंट ने उस समय आम जनता को सौंपा था। आम जनता की शादी ब्याह के लिए उस समय जो जरूरत थी उसके लिए सौंपा गया था। मेन शहर की प्रॉपर्टी थी। आज नगर पालिका ने इसमें अपना कार्यालय बना दिया है। आम जनता को समस्या का सामना करना पड़ रहा है, बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ा। इसको लेकर के हम लोग आज आए हैं, ज्ञापन दिया है कि नगर पालिका को ही अन्य स्थापित किया जाए। उनका अपना बजट होता है, वो अपनी बिल्डिंग स्वयं बनाए। नगर पालिका का जो कार्यालय है वो राजीव गांधी कम्युनिटी हॉल में है। जो कम्युनिटी हॉल जनता के शादी ब्याह सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए बना हुआ है, उसमें नगर पालिका ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है। और मुझे ऐसा लगता है इसमें सारा किच्चा के जो जनप्रतिनिधि हैं, किच्चा की जो जागरूक लोग हैं, वो भी आंख मूंदे बैठे पड़े हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है मुझे नहीं पता। मुझे जनता ने शिकायत की, गरीब जनता ने मुझे कहा कि भाई साहब हम कहाँ अपना शादी कराएं, कहाँ हम अपना ब्याह कराएं, कहाँ क्रियाक्रम कराएं। वहीं हाल ही में हुई भारी बरसात के चलते किसानों की फसल नष्ट होने पर आज कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर से तहसील गदरपुर में धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि पिछले सोमवार को कांग्रेस ने एक दूसरे गुट के द्वारा किसानों की फसल की मुआवजे को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान राजेंद्र पाल सिंह ने कहा कि जिस तरह से किसान की फसल तहसील क्षेत्र में पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है, उसका राज्य सरकार को संज्ञान लेते हुए हर तरह के कर्ज माफ करने चाहिए और किसानों को उचित मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। किसान की इतनी बुरी हालत है जिसको बयान नहीं किया जा सकता। किसानी में इलावा कर्ज के कुछ नहीं मिल रहा है। बैंक का कर्ज, सोसाइटी का कर्ज, महाजन का कर्ज, आज की तारीख में हम कर्ज से नहीं उबर पा रहे हैं। रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं। 3 फसलें हमारी खराब हो चुकी हैं, जिसमें पिछला धान था, पिछली गेहूं थी, और कभी मंडी की मार पड़ जाती है, कभी मौसम की मार पड़ जाती है। हम तो बिल्कुल असहाय हुए पड़े हैं। इस स्थिति में वो मजदूरी करना बेहतर है बजाय कि खेती करना। आने वाले समय में किसान सब पलायन कर जाएंगे। सर्वेक्षण करने हेतु निर्देशित किया है और हमारे सभी राजस्व निरीक्षक और निरीक्षक प्रति ग्रामवार इसका सर्वेक्षण कर रहे हैं। हम बार बार ये सभी किसान भाइयों से अनुरोध भी कर रहे हैं कि आप अपने गांव में बने रहिए। आपको किसी भी प्रार्थना पत्र पे हमारे ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूर्व में ही समस्त राजस्व निरीक्षक और निरीक्षकों को ये निर्देशित कर दिया गया है। एक मिनट उधर सामने देखें। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के नादेही गांव से है, जहां नादेही में पिछले कुछ दिनों से पशु चोर गिरोह सक्रिय है और बीते दिनों से कुछ भैंसे क्षेत्र में चोरी हो चुकी है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने नादेही चौकी पर धरना दिया और पशु चोरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। वहीं पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान पूर्व विधायक ने बताया कि पिछले काफी समय से क्षेत्र में पशु चोरी हो रहे हैं, जिसके लिए यहां ग्रामीण और ग्राम प्रधान इकट्ठा हुए हैं। स्थानीय प्रशासन से बातचीत की गई है और पुलिस ने 1 हफ्ते के भीतर चोरी का खुलासा करने का आश्वासन दिया है। एक पखवाड़े में लगभग 25 भैंसें इस क्षेत्र से चोरी हो चुकी हैं और जिनकी चोरी है सब गरीब लोग हैं, उस पर आश्रित हैं, भैंसों के जो भैंस पालन पर आश्रित थे। तो बड़ा दुखदायी कांड हुआ है। अब इस पर पुलिस प्रशासन की तरफ का ध्यान आकर्षित करने के लिए, क्योंकि लोगों एक तरह से संतुष्ट नहीं थे कार्रवाई। तो वही खबर उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा की ओर से किच्चा विधायक तिलकराज बेहड़ के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व की ओर से सीपी शर्मा को पार्टी का नगर अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस के एक गुट की ओर से लगातार विरोध किया जा रहा है। कुछ दिनों पहले नवनियुक्त अध्यक्ष सीपी शर्मा
की ओर से कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ के खिलाफ बयानबाजी किए जाने की कांग्रेसियों ने घोर निंदा करते हुए सीपी शर्मा को मर्यादा में रहकर बयानबाजी करने की नसीहत दी। कांग्रेस पदाधिकारियों का कहना है कि सीपी शर्मा का कोई जनाधार नहीं है और उनकी बयानबाजी से पार्टी लगातार कमजोर हो रही है और गुटबाजी को बढ़ावा मिल रहा है। शिक्षा विधायक तिलकराज बेहड़ 5 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं तथा उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी किए जाने से कांग्रेसियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। मामला जो था वो आप सब लोगों के संज्ञान में है। मामला सीपी शर्मा की बदजवानी का था, अनुशासनहीनता का था। जिस प्रकार से उन्होंने शिक्षा के विकास के बारे में बात करी, शिक्षा को देकर विधायक तिलकराज बेहड़ प्रदेश के नेता है, उप नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वो प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष रह चुके हैं और इतने बड़े नेता को ये कहना शिक्षा देख लें, ये कहां तक शोभनीय काम है। प्रदेश नेतृत्व को इसमें संज्ञान लेना होगा और सीपी शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए प्रदेश नेतृत्व को। अनुशासनहीनता कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करती है। कार्यकर्ता ही एक लीडर होती है। हर आदमी, हर पार्टी जानती है कि कार्यकर्ता जिताता है। कार्यकर्ता अगर मेहनत से लड़ता है तो आदमी जीतता है, जो भी नेता है। डेढ़ भी रुद्रपुर से इच्छा है, हम लोगों ने मेहनत की, सब लोगों ने मेहनत की, सबकी मेहनत जनता का साथ रहा, उनके मिलने वाले रहे, वो जीते। उसके बाद आप बयानबाजी करते हैं कि किच्छा में विकास कहाँ हो रहा है। तो मैं कहता हूँ सीपी शर्मा जी से, वहां से रुद्रपुर में आपको नजर नहीं आ रहा, किच्छा आगे देखिए विकास क्या होता है। वहीं हरिद्वार के लक्सर रोड पर खड़ी एक मेटाडोर में पीछे से आए एक स्कूटी सवार ने टक्कर मार दी। इसके बाद मेटाडोर चालक और कंडक्टर ने युवक की लात घूंसों से पिटाई कर दी। मारपीट की घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ युवक को लात घूंसे से बुरी तरीके से पीटते और गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो हरिद्वार लक्सर रोड का बताया जा रहा है। मामले में पुलिस ने कोई भी शिकायत अभी तक नहीं दर्ज की है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने 2 दिवसीय दिल्ली दौरे में रेल मंत्री, वित्त मंत्री समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री के इस दौरे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के यशस्वी सीएम ने पीएम मोदी से भेंट कर प्रदेश में हो रहे चौमुखी विकास का एजेंडा रखा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री से जोशीमठ प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों के पुनर्स्थापना के लिए लगभग 3000 करोड़ के पैकेज की मांग की है। वहीं उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी से संबंधित रेल मंत्री से भी मुलाकात कर रामनगर, दिल्ली और देहरादून टनकपुर के बीच नई ट्रेनों के संचालन के लिए अनुरोध किया है। सीएम के इस दौरे के दौरान चौहान ने कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है, ऐसे में ये कहा जा सकता है कि और इसी निमित्त उन्होंने अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से मुलाकात कर प्रदेश के चौमुखी विकास की कई योजनाओं और विकास के लिए कई प्रस्ताव उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री को दिए और इसके साथ ही अन्य कई मंत्रियों के से भी उन्होंने मुलाकात कर उनके विभागों से प्रदेश के विकास के लिए अनेकों केंद्रों की उन्होंने मांग की है और साथ ही जोशीमठ भूदशाओं के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से 3000 करोड़ के राहत पैकेज की और उसके विस्थापन की के लिए। वहीं पूर्णागिरी इलाके में आजकल दर्शन के लिए बड़ी मात्रा में श्रद्धालुओं का हुजूम लगने का सिलसिला जारी है। ऐसे में किसी भी तरह के हादसों पर अंकुश लगाने के लिए भैरव मंदिर थानाध्यक्ष हरीश प्रसाद ने डुलीगाड़ से भैरव मंदिर तक चल रहे टैक्सी वाहनों के चालकों को यातायात नियमों की जानकारी के साथ साथ नशे में गाड़ी न चलाने के लिए जागरूक किया। थाना प्रभारी हरीश प्रसाद ने टैक्सी चालकों को तेज रफ्तार में वाहन न चलाने की हिदायत दी। वहीं चालकों को बताया गया कि अगर कोई चालक नशे की हालत में क्षमता से ज्यादा सवारियों का संचालन करता हुआ पाया जाता है तो इसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनात सेलाकुई के
राजावाला निवासी शहीद टीकम सिंह नेगी का पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान पहुंचा, जहां संबंधित अधिकारियों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, क्षेत्रीय विधायक सहदेव सिंह कुंजीर, विधायक अरविंद पांडे और कांग्रेस नेता आर्जेंद्र शर्मा समेत तमाम क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। शहीद के परिजनों को सूचना मिली कि विशेष सैन्य अभियान के स्लाइडिंग के तहत पैर फिसलने से ये शहीद हो गए थे और वहीं आज उनका पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान पहुंचा, जहां उनके परिजनों और आसपास के लोगों ने नम आंखों से विदाई दी। इस दौरान उनके पिता RS नेगी ने बताया कि सुबह खुद सेना से मांग में रहे हैं और उनका पारिवारिक इतिहास सेना से जुड़ा हुआ रहा। वहीं दूसरी ओर शहीद के घर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद उनका पार्थिव शरीर को लेकर अंतिम यात्रा में भारी जनसैलाब के साथ और सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। यहाँ पर जो अपने असिस्टेंट कमांडर ITBP में शहीद टीकम सिंह नेगी, उनके पिताजी से मुलाकात की है, उनको सांत्वना दी है और बड़े दुख का विषय है। हम सब लोग, पूरा क्षेत्र गमगीन है इस दुखी माहौल में और हम सब लोग इस दुख की घड़ी में शहीद परिवार के साथ और जो भी शासन स्तर पर सरकार से मदद संभव होगी वो भी माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत करके शहीद परिवार की मदद की जाएगी। देखो, बचपन से यह लड़का बड़ा तेज तर्रार, पढ़ाई में बड़ा तेज तर्रार टीकम सिंह जी थे और उन्होंने जब 12वीं पास किया उसके बाद NDA के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया था और वो आर्मी में थे और ट्रेनिंग के दौरान उन्हें चोट लगी और NDA के दौरान ये बाहर हो गए थे फिर उससे और उसके बाद फिर उन्होंने ITBP में अफसर रैंक पे ले गए और असिस्टेंट कमांडेंट के पद पे वहाँ पे पोस्ट। देखिए, मैं जब चुनाव के दौरान यहाँ आता था तो टीकम सिंह जी नेगी, मेरे चुनाव के दौरान भी उनसे कई मेरी मुलाकातें हुई और जैसा कि ये परिवार, उनके दादा भी सेना से जुड़े हुए थे, उनके फादर भी सेना से जुड़े हुए थे, ये परिवार जो है वो जो है बहुत मेरे को उनकी इतनी सारी यादें हैं कि आज उनके घर पर ये भीड़ देखकर बड़ा दुख भी हो रहा है कि इस जैसा परिवार जो इस देश की हमेशा से सेवा की है, आज ये ऐसा जो शोकाकुल यहाँ पर सभी यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, खड़े हैं। बेटे, मेरा बैकग्राउंड ही आर्मी से रहा है और जो मैंने कुछ सीखा है और जो आगे ये पीढ़ी चल रही थी तो इसमें यही था कि लोगों तो होता ही नहीं है हमारे इसमें, जो भी है इसमें ही हमें चलना पड़ता है और कुछ हमारा जो पारिवारिक बैकग्राउंड होने की वजह से ये ज्यादा ही बेटे के अंदर थे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।